अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल इजी लर्निंग। आज हमारा टॉपिक जो है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। वही तरीका कार रहेगा कि हम पहले एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, दैन हम उसको डीप समझेंगे, दैन हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंशाल्लाह आपका एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द लेक्चर आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि क्लियर ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जो कि है टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट डायबिटिक पेशेंट्स हैव टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर, एजिंग, ओबेसिटी, पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस अदर देन बाय ऑटो इम्यून प्रोसेसेस और वायरसेस। दुनिया भर में 90% से ज़्यादा डायबिटीज़ जो है, ठीक है, वो कौन सी डायबिटीज़ है? टाइप 2 डायबिटीज़ है। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें 100% डायबिटीज़ से, 10% लोगों को फॉर एग्जांपल टाइप 1 डायबिटीज़ है, 90% लोगों को कौन सी होगी? टाइप 2 डायबिटीज़ होगी। ठीक है, तो समझ में आ रहे हैं यानी कि कितनी खतरनाक हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ बीमारी होगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें बेसिकली क्या होता है हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे जो कि बॉडी का इम्यून सिस्टम ही क्या कर रहा होता है, बॉडी का दिफाई निज़ाम ही क्या कर रहा होता है, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इस वजह से इंसुलिन नहीं बन रही होती। ठीक है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये बिल्कुल अलग है टाइप 1 डायबिटीज़ से। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम। इसमें होता है क्या है, इसमें बहुत सारी वजूहात शामिल होती हैं, बहुत सारी वजूहात की बिना पर टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें जेनेटिक फैक्टर, जैसे कि अगर हम बात करें एजिंग, जैसे कि अगर हम बात करें ओबेसिटी, जैसे कि अगर हम बात करें पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये सब कुछ शामिल होता है। तो हम अब समझते हैं जेनेटिक फैक्टर को डिटेल से। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं, जेनेटिक हमारे पास जीन्स के असरात होते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, हम दोनों का फ़र्क समझेंगे ताकि हमें क्लियर हो। ठीक है, तो हमारे जिसम में क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? इंसुलिन के जीन के ज़रिए कंट्रोल हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास फॉर एग्जाम्पल किसी को क्या है हमारे पास कि है मोनोजेनिक डायबिटीज़ है, MODY, जिसको हम बोलते हैं MODY, मोनोजेनिक डायबिटीज़। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ एक जीन में, सिर्फ सिंगल जीन में मसला होता है, ओनली सिंगल जीन में क्या होता है, डिफेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि म्यूटेशन होती है। अब ये म्यूटेशन जो होती है पर्सन में पैदाइशी होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो बीटा सेल होते हैं पेनक्रियाज के अंदर, वो इंसुलिन की सही क्वांटिटी नहीं निकाल रहे होते, कम क्वांटिटी निकाल रहे होते हैं। ठीक है, या फिर इंसुलिन की क्वांटिटी कम निकाल रहे होते हैं, या फिर क्वालिटी इंसुलिन की वो नहीं जो होनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान में होती है। ठीक है, क्वालिटी में फ़र्क होता है। ठीक है, तो हम इसे ना टाइप 1 कहते हैं ना टाइप 2 कहते हैं, बल्कि हम इसे क्या कहते हैं, बल्कि इसका अलग नाम है, जैसे कि मोनोजेनिक डायबिटीज़ है। ठीक है, मोनोजेनिक, क्योंकि मसला क्या है, मसला सिर्फ एक जेनेटिक एरर है, मसला सिर्फ क्या है, एक जीन से मसला है। ठीक है, अब इसके मुकाबले में एक और देखते हैं। ठीक है, हम सारी उसको डिस्कस करेंगे ताकि हमारा हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास है पोलीजेनिक नेचर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टाइप 2। देखें, अब पोलीजेनिक नेचर जो डायबिटीज़ को टाइप 2 भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इस डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे पास सैकड़ों, हंड्रेड जीन्स, बहुत सारी जीन्स में मसला होता है। ठीक है, बहुत सारी जीन शामिल होती हैं। उन सब में क्या होता है, उन सब के हर जीन में, यानी कि मतलब हम बात करें तो हमारे पास हर जीन में हल्का हल्का मसला होता है। ठीक है, तो मिलकर ये सारा मसला क्या करता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप करता है। ठीक है, इनके बहुत सारी जीन में मसला था। ठीक है, तो हमने कहा टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, तो ये सब मिलके क्या करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि इंसुलिन तो खून में है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो सेल हैं, वो सेल के इंसुलिन जो है रिसेप्टर्स तक पहुंच पा रही है लेकिन खोल नहीं पा रही। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गई है, रुकावट हो गई है। ठीक है, तो ये सारे सैकड़ों जीन मिलके क्या करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। ठीक है, लेकिन टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में ये होता है हमारे पास कि जो इंसुलिन बनाने वाले जीन थे, मसला उनमें नहीं था, बल्कि मसला कहाँ था, बल्कि मसला था HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइड कॉम्प्लेक्स एंटीजन में था। ठीक है, जो कि इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर रहा था। हमारे इंसान जो होता है, इंसान उन जीन के साथ पैदा होता है जो कि इम्यून सिस्टम को हाइपर सेंसिटिव बना देंगे। हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो एक हद तक सेंसिटिव ठीक है, लेकिन हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसान के अंदर वो जीन है जो कि क्या करें, इम्यून सिस्टम को बहुत ही सेंसिटिव बना दिया, हाइपर सेंसिटिव। ठीक है, हल्की सी भी कोई चीज़ आएगी, बाहर से कोई चीज़ आई थी, कोई वायरस आया था, उसकी हल्की सी शक्ल मैच कर रही होगी हमारे पास बीटा सेल के इंसुलिन बीटा सेल से, तो क्या करेगा, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इनके हाइपर सेंसिटिव इंसान जीन के साथ पैदा होता है, हाइपर सेंसिटिव जीन के साथ उसकी पैदाइश होती है, उसी को हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, यानी कि उसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है,
हमारे पास जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही पैनक्रियाज के बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, ठीक है। जब हम 80-90% बीटा सेल हमारे पास मर जाते हैं तो इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है वो भी क्या हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे बेसिकली उसको डिस्ट्रॉय करता है हमारी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक और हमारे पास किस्म होती है जो कि कन्फ्यूज़ करती है हमें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में, कि उसको हम बोलते हैं LADA। इसमें क्या होता है, हम बस बोलते हैं कि लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट। इसमें क्या होता है, ये टाइप 1 की एक फॉर्म है, ठीक है, ये टाइप 2 नहीं है। इसमें बेसिकली हमारे पास जो डायबिटीज़ होती है ज़ाहिर होती है एज जब बड़ी जाती है, बूढ़ी एज होती है तब उसमें ज़ाहिर होती है, लेकिन ये टाइप 1 ही है। इसमें होता है कि हमारे पास जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम है, बीटा सेल्स हैं, वो उनको ही टारगेट किया जा रहा होता है, लेकिन जो होता है टारगेट करने की रफ्तार जो होती है, डिस्ट्रक्शन की रफ्तार बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी मिकदार में हमारे बहुत बड़ी एज में क्या होते हैं ज़ाहिर होती है, तो इसलिए हम क्या समझते हैं, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ समझते हैं। लेकिन ये हकीकत में क्या है, हकीकत में हमारे बॉडी ने ही डिस्ट्रॉय किया, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम ने ही डिस्ट्रॉय किया है हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल को, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन की रफ्तार क्या थी, कम थी, ठीक है। तो ये LADA भी हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ में ही आता है, ठीक है। अब हम एक और चीज़ समझते हैं, एक होती है हाइब्रिड एंड ओवरलैप केसेस। अब ऐसा भी हमारे पास किसी मुमकिन हो कि हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी को हमारे पास पोलीजेनिक रिस्क भी है, यानी कि उसकी बहुत सारी जीन से मसला है, जो कि क्या कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, यानी कि पोलीजेनिक रिस्क भी है उसको, ठीक है। और क्या है, उस मरीज़ में ऑटो इम्यून मार्कर्स भी, यानी कि उसका जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है, इसको टाइप 1 वाला मसला भी है, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों वाला मसला है, तो ऐसा भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड एंड ओवरलैप केसेस। अब इस सूरत में क्या होता है, हमारे पास पहले ही इंसुलिन कम बन रही होती है, ठीक है, जेनेटिक रीजन की वजह से, और बची कुछ ही इंसुलिन को कौन खत्म कर रहा था, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद खत्म कर रहा होता है। तो ये बात क्लियर होगी कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है पोलीजेनिक नेचर है, यानी कि इसमें क्या होता है, बॉडी में मसला सिर्फ एक जीन में नहीं होता, बल्कि बहुत सारे जीन से मसला होता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ पोलीजेनिक नेचर है, और ये बहुत सारी जीन्स जो होती हैं, मसला क्या क्रिएट कर रहा होता है, इन मसला क्रिएट कर रहा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के। इंसुलिन बॉडी में है, लेकिन सेल्स जो है बॉडी के वो पहचान नहीं पा रहे हैं इंसुलिन को, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है एजिंग। अब एजिंग यानी कि एज का बड़ा होना, ये किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है टाइप 2 डायबिटीज़ पे। अब एजिंग में क्या होता है हमारे पास, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें 40-45 ईयर्स के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो बॉडी में सेल्स हैं वो इंसुलिन के लिए कम सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। यानी इंसुलिन तो है, ठीक है, लेकिन वो सेल्स पर अपना असर जैसे पहले करी थी वैसे नहीं करी, यानी कि वैसे जो असर था कि फ़ौरन से इंसुलिन को सेंस कर लिया सेल्स ने, ठीक है, और रिसेप्टर पे आके अटैच हो गया, लेकिन अब वैसा नहीं रहा, ठीक है, कम सेंसिटिव हो गई, इसलिए हम कह रहे हैं। और हमारे जहन में पैदा हो सकता है सवाल कि एजिंग जो है, उम्र का बड़ा होना, ये सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज़ पे इफेक्ट करता है या टाइप 2 डायबिटीज़ पे, ठीक है। तो इसका हमारे पास जवाब क्या है, ये एक बहुत बड़ा हमारे पास फैक्ट है कि एजिंग जो है, एज का बड़ा होना, ये सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ को असर करती है, सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ को, ठीक है। हकीकत क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे पास क्या होता है कि एजिंग जो होता है, बेसिकली एजिंग, एज का बड़ा होना, इस बीमारी की बुनियादी वजह में से एक है। यहाँ जो होता है हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर बढ़ रही होती है, कि इंसुलिन तो है लेकिन सेल्स नहीं पहचान पा रहे, रिसेप्टर नहीं खुल रहा, रिसेप्टर पर अटैच नहीं हो रहा, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, शुगर खून में ही रह रही है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना टाइप 2 डायबिटीज़ में, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है हमारे पास, टाइप 1 में बेसिकली तो अलग होता है, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 के मरीज़ को हम इंसुलिन बाहर से दे रहे होते हैं, ठीक है। अब जब वो मरीज़ एज उसकी बड़ी हो गई, तो एजिंग की वजह से टाइप 1 का मरीज़ है, ठीक है, उसकी एज बड़ी हो गई, तो एजिंग की वजह से क्या होगा, उसके सेल्स भी क्या करेंगे, इंसुलिन को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, ठीक है, इंसुलिन घूमने होगी इग्नोर कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डबल डायबिटीज़, क्या कहते हैं, डबल डायबिटीज़, ठीक है। एक तो ऊपर से टाइप 1 डायबिटीज़ थी, ऊपर से जब वो एज बड़ी हुई तो बॉडी के सेल्स ने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया इंसुलिन को, ठीक है। तो बेसिकली अब इसमें क्या होता है, हमारे पास ऐसे मरीज़ को जो टाइप 1 डायबिटीज़ का मरीज़ होता है और वो उसकी एज बड़ी हो गई हो, अब बूढ़ा हो गया हो, तो उसको जो होते हैं इंसुलिन के यूनिट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अब जिस्म जो होता है अब इंसुलिन को सही से कबूल नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी इंसुलिन की डोज देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो वो इंसुलिन की डोज जो उसको पहले दी जा रही थी, ठीक है। इससे क्या होता है, उस रेजिस्टेंस थोड़ी हद तक कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में मसला यही होता है कि रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है कि एजिंग जो बेसिकली इफेक्ट डाल रही है वो टाइप 2 डायबिटीज़ में डाल रही होती है, ठीक है। टाइप 1 में थोड़ी ना, ये तो एज बड़ी हो रही है, बॉडी के सेल्स इग्नोर कर रहे हैं, बॉडी के सेल्स क्या कर रहे हैं, बॉडी के सेल्स इंसुलिन को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास इंसुलिन आती है, सेल्स पे अटैच्ड होती है, रिसेप्टर पे अटैच्ड होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास सेल के अंदर एक हमारे पास प्रोटीन होती है IRS1 प्रोटीन, इसको सिग्नल मिलता है, ठीक है। अब ये सिग्नल आगे भेजती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं सेल्स में, जो कि क्या करते हैं, इस IRS1 प्रोटीन है, इसको क्या कर देंगे, इस पर हमला करेंगे, ठीक है। अब रेडिकल्स IRS1 के जो ऊपर होता है, IRS1 के ऊपर एक पूरा प्रोसेस करेंगे जिसको हम बोलते हैं
जैसे हम बोलते हैं सीरीन, SERIN, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, पूरा अमल करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पास जो IRS1 है इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, ठीक है, और वो इंसुलिन का जो मैसेज आया था यहाँ पर इसके अंदर, वो उसको आगे नहीं भेज पाएगा सेल के अंदर, ठीक है। हमारे जहन में सवाल पैदा हो सकता है, क्या ये हर सेल में ऐसा होता है? हमारी बॉडी में तकरीबन तमाम सेल्स में यही प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, मगर 3 जगहों पर हमारे पास इसका असर सबसे खतरनाक होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो जगह जो है वो शुगर को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास पहली जगह है स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटन मसल, ठीक है, ये हमारी बेसिकली हमारी हम बोल सकते हैं हमारी मसल जो होती है जिसम की 80% शुगर को क्या करती है, जज्ब करती है। अब जब मसल सेल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, यानी कि ये वाली हरकत बढ़ेगी, तो क्या होगा हमारे पास, वही बात होगा कि IRS1 ब्लॉक हो गया, ठीक है, हमारे पास जो इंसुलिन का पैगाम आगे नहीं जा रहा है, यानी कि जो शुगर है वो खून में ही रह रही है, क्योंकि 80% जो शुगर है वो स्केलेटल मसल कंज्यूम करते हैं, इनमें ये हरकत हो रही है, तो बेसिकली क्या होगा, खून में शुगर हाई रहेगी ही रहेगी। सेकंड चीज़ हमारे पास हो रही होती है लीवर में, ठीक है। अब लीवर का काम क्या होता है कि शुगर को क्या करे, स्टोर करे, ठीक है। जब लीवर के सेल रेजिस्टेंस होगा, उनमें ये हरकत हो गई, ठीक है, वो स्टोर नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, तो लीवर क्या करेगा, गलती से मजीद शुगर बनाना शुरू कर देगा, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस करना शुरू कर देगा, जिससे शुगर डबल स्पीड से बढ़ जाएगी खून में, एक तो वैसे ही बढ़ी हुई ऊपर से और मजीद बढ़ जाएगी। तीसरी जगह हमारे पास जो है वो है हमारे पास एडिपोज टिश्यू, यानी कि चर्बी वाले इलाके, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस से ये बात हो रही है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, IRS1 प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल गया है, जिसकी वजह से इंसुलिन का मैसेज आगे कैरी नहीं हो पा रहा और इंसुलिन हमारे पास गेट को नहीं खोल पा रही, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ क्या करेंगे, चर्बी को तोड़ना शुरू कर देंगे, चर्बी टूटेगी फूटेगी, ठीक है। तो बेसिकली हम जानते हैं, हमने हमने अपने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होगा, एट द एंड फ्री फैटी एसिड खून में ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई। अब ये जो बात मैंने बोली है इसको हम डिटेल से समझते हैं। देखिए होता है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है, हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो चलाने के लिए चीज़ें चाहिए वो कहाँ से आ रही हैं, वो हमारी डाइट से आ रही है। हम जो भी खाना खा रहे हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल हमने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर लिए, ठीक है, तो हजम होकर वो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा एट द एंड, ठीक है। और इस तरीके से अगर हमने फ्राइड फ्रूट या फिर एक्सेस हमने फैट वाली चीज़ें खा ली, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, फैटी एसिड की सूरत में हमारे खून में शामिल हो जाएंगी, फैटी एसिड की सूरत में, ठीक है। तो ग्लूकोज और फैटी एसिड बेसिकली हमारे बॉडी में खून में फ्यूल होते हैं, ठीक है, जो कि घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो हम हर वक्त ये खाते रहेंगे तो हमारे सेल जो होंगे, सेल्स बेचारे वो इनको क्या करना पड़ेगा, सेल्स को इन ग्लूकोज और फैटी एसिड वगैरह को ज़्यादा अपने अंदर इनटेक करना पड़ जाएगा मजबूरन, ठीक है, क्योंकि खून में इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो धकेल दिए जाएंगे सेल्स में, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास कोई रास्ता ही नहीं होगा, तो बेसिकली सेल्स क्या हो जाएंगे, ओवरलोड, क्या हो जाएंगे, ओवरलोड। अब हमारे पास होगा क्या, कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब ग्लूकोज और फैट माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उनको क्या करता है, बर्न करता है, ठीक है। बर्न डायरेक्ट नहीं करता, पहले क्या करेगा, इन ग्लूकोज और फैटी एसिड्स का क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, जिसको हम बोलते हैं क्रैब साइकिल से करेगा, किससे, क्रैब साइकिल, ठीक है। अच्छा, इसके जरिए होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इस ब्रेकडाउन के रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दो चीज़ें, एक मिलेगा NADH और एक और चीज़ मिलेगी, इसको हम बोलते हैं FADH2 नाम के मॉलिक्यूल मिलेंगे। NADH और FADH2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल का काम क्या होगा, इन मॉलिक्यूल का काम होगा इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करना, ठीक है। शुगर और फैट, अब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमने खाया, ठीक है, हमारे पास आधा हो गया ग्लूकोज फैटी एसिड वगैरह, ठीक है, तो मजबूरन सेल्स इनटेक करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होगा, ये ग्लूकोज और फैटी एसिड को तोड़ेगा, ठीक है, क्रैब साइकिल के जरिए रिजल्ट क्या मिलेगा, NADH और FADH2। जब ये ग्लूकोज और फैटी एसिड टूटते हैं, ठीक है, ग्लूकोज और फैटी एसिड क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियन को तोड़ रहा है, तो उसके रिजल्ट में, तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं, हमारे पास निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, निकलते हैं, क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल सकते हैं उठाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है हमारे पास NAD पॉजिटिव और एक होता है FAD, ठीक है। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन बास्केट के ऊपर, हमने बोला ये बास्केट है, NAD फॉर एग्जाम्पल FAD बास्केट है, ठीक है। और जब इनके ऊपर बैठता है तो क्या होता है, इनका नाम बदल के हो जाएगा NADH और इसका नाम हो जाएगा FADH, ठीक है। तो बेसिकली जो हम बोल रहे हैं हमारे पास मिल रहा है NADH और FADH, वो किस तरीके से मिला, कि जब इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कंबाइन हो गए, जो मिला था रिजल्ट NAD पॉजिटिव और FAD कंबाइन हुए, तो बेसिकली मिला NADH FADH, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक है। तो बात हमारे पास ये है कि फैट और शुगर का ब्रेकडाउन हुआ, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और वो इलेक्ट्रॉन NADH FADH जो NAD पॉजिटिव था और FAD था कंबाइन हुए, क्या बन गया, NADH FADH बन गया, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास अब आगे का काम क्या है, ठीक है।
अब यही बात हमने याद रखनी कि नॉर्मली भी ये हो रहा होता है, ठीक है। नॉर्मली हम शुगर फैटी एसिड खाते हैं तो हमारे नॉर्मली ये हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा इंटेक करेंगे शुगर और फैटी एसिड वगैरह को, फैट वाली चीज़ों को, तो ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा क्या होगा, NADH और FADH2 बन जाएगा सेल्स में, ठीक है। अब ये सब मिलकर क्या करेगा हमारे पास, हम आगे देखेंगे, ये सब मिलकर क्या करेगा, अगर ज़्यादा हो रहा है, वैसे भी हो रहा था लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है, ठीक है, उस पर बेसिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। अब सेल के अंदर क्या है, बहुत सारा हद से ज़्यादा फैट और शुगर था, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया गया NADH और FADH2 में, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो इतना ज़्यादा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो बेसिकली क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इतनी ओवरलोडेड होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें वो अपनी सही जगह पर नहीं, सही पाथ फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। बल्कि वो क्या होता है, उस पाथ के बजाय लीक होने शुरू होते हैं, क्योंकि बहुत लोडेड होती है तो वो सेल के अंदर ही लीक हो जाएंगे, ठीक है। अब ये लीक हो गए, अब जब ये लीक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन से टकराते हैं तो क्या बनता है, तो क्या चीज़ बनती है, सुपर ऑक्साइड बनती है, सुपर ऑक्साइड बनती है, ठीक है, जो कि सेल के अंदर तबाही मचाती है, यही फ्री रेडिकल है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये पाथ फॉलो कर लें, इलेक्ट्रॉन प्रॉपर तरीके से टकराएं ऑक्सीजन से, तो हमारे पास कोई मसला नहीं होगा, तो बनेगा क्या, वाटर बनेगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हमारे पास ये पाथ फॉलो नहीं करेंगे, इस इस पाथ से लीक हो जाएंगे और टकराएंगे ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, तो बिल्कुल अलग चीज़ बन रही है, जिसको हम कह रहे हैं रेडिकल, सुपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। अब ये खतरनाक है, ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारे पास अ, अब ये जो फ्री रेडिकल है बहुत तरीके से क्या करता है, सेल्स को डैमेज करता है। हम एक तरीका देख लेते हैं, उसमें से क्या करता है, बेसिकली ये जो हमारे पास IRS1 होता है, IRS1 प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर जाता है फ्री रेडिकल और उसको ट्विस्ट कर देगा, उसको शक्ल बदल जाएगा। अब IRS1 की शक्ल वैसी नहीं रही, तो इंसुलिन का जो सिग्नल आ रहा था IRS1 के पास, उस सिग्नल को सेल आगे नहीं भेज पाएगा। इसी को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक और चीज़ भी देख लेते हैं, आसान चीज़ है कि फ्री रेडिकल जो होते हैं बने, ये फ्री रेडिकल एक और काम भी करते हैं, क्या करते हैं, सेल का जो प्रोटीन होता है, सेल्स में प्रोटीन और सेल में जो DNA है, उसको भी क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, ज़ख्मी करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सेल्स के अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन वगैरह, यानी कि सूजन वगैरह शुरू हो जाती है। अब करते हैं हम डिस्कस नेक्स्ट, हमारे पास जो लिखा हुआ है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। मोटापा किस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज़ को कॉज करते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ की सबसे अहम और सबसे बड़ी वजह जो है मोटापा है, टाइप 2 डायबिटीज़ की, ठीक है, ओबेसिटी। जिसमें क्या होता है, जो फालतू चर्बी होती है, फैट होती है, ठीक है, एक हद तक तो फैट सही है, ठीक है। हम मोटापा तभी तो कह रहे हैं जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट हो गई, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फैट होती है, जो फालतू चर्बी होती है, वो ऐसी जहरीली चीज़ें निकालती है, जहरीले केमिकल्स निकालती है, जो कि क्या करते हैं, जो कि इंसुलिन के रस्ते में रुकावट बनता है, रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा चर्बी होगी, इंसुलिन के लिए काम करना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है। अब समझते हैं, हमने जो जो बात की इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए होता है कि हमारी हमारी जो पहले हमें पता था वो क्या था, कि हमारे पास हमारी जो फैट है वो सिर्फ क्या करती है, हमारी जो फैट की लेयर है सिर्फ एक्स्ट्रा चर्बी को स्टोर करके रख रही है, ठीक है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। जो फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो एडिपोसाइड्स होते हैं, फैट सेल मतलब क्या, एडिपोसाइड, जो एडिपोसाइड्स होते हैं वो एक एक्टिव हमारे पास एंडोक्राइन ऑर्गन होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे पास, ये फैट सेल, ये हार्मोन्स और केमिकल्स निकालते हैं, जो पूरे जिस्म को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, देखिए फ़र्ज़ करें हमारे पास ये सेल जो है हेल्दी फैट सेल है, ठीक है। तो हेल्दी फैट सेल क्या होता है, एक हार्मोन निकालता है। हार्मोन का नाम क्या है, एडिपोनेक्टिन। एडिपोनेक्टिन ये हार्मोन का नाम है, ठीक है। ये जो होता है एडिपोनेक्टिन हार्मोन, ये इंसुलिन का दोस्त होता है। यानी कि क्या करता है, ये सेल्स को सेंसिटिव करता है, बॉडी में जो सेल्स हैं उनको सेंसिटिव बनाता है, कि वो इंसुलिन जब आ रही है उनके पास तो उसको पहचान लें और हमारे पास जो गेट होता है उसको खोल लें, ताकि ग्लूकोज जो खून में शामिल हो जाए, सेल में चली जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली एडिपोनेक्टिन क्या करता है, सेल्स को सेंसिटिव बनाता है, महसूस करने वाला बनाता है, कि सेल्स महसूस कर लें इंसुलिन को, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास ये फैट सेल स्ट्रेस में आ जाएगा, स्ट्रेस में कैसा आएगा, जब बहुत सारी फैट इसमें चली जाएगी, यानी कि फूल जाएगा एक हद से ज़्यादा, तो बेसिकली स्ट्रेस में आ जाएगा। जब स्ट्रेस में आ जाएगा तो ये हार्मोन नहीं बनाएगा, एडिपोनेक्टिन नहीं बनाएगा, एडिपोनेक्टिन नहीं निकालेगा। अब ये फैट सेल आया कैसे स्ट्रेस में, देखिए फैट सेल था, ठीक है। हमने ज़रूर ज़्यादा खाना खा लिया, हमने एक्स्ट्रा खा रहे हैं, फैट खाए जा रहे हैं, तो फैट सेल को, जो फैट सेल्स होते हैं उनको, जो खाना आ रहा है उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे पास एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक फैट सेल जो होती है वो फूलती रहती है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी होती रहती है, ठीक है। जब सेल्स हद से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, हद से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसके अंदर के जो ऑर्गेनेल्स होंगे वो दबने लग जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे पास बोल सकते हैं सेल का सेंटर है फैट सेल का, उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होगी, यानी कि हाइपॉक्सिया हो जाएगा, हाइपॉक्सिया। अब इसी को हम कहते हैं, बेसिकली यहाँ से क्या होना शुरू हो गया, यहाँ से सेल्यूलर स्ट्रेस का आगाज़ शुरू हो गया।
हमारे पास सेल्यूलर स्ट्रेस का, यानी कि सेल स्ट्रेस में आना शुरू हो गया, ठीक है। अब जब फैट सेल स्ट्रेस में आता है, ये फैट सेल स्ट्रेस में आ गया क्योंकि ये एक्स्ट्रा इसमें स्टोरेज हो चुकी है, अब ये स्ट्रेस में आ गया, तब स्ट्रेस में आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक अलार्म सिग्नल बेसिकली भेजते हैं जिसको हम बोलते हैं MCP1, MCP1, ठीक है। अब ये सिग्नल्स क्या होंगे, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको उसको अपनी तरफ बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रोफेज हमारे पास होते हैं, ठीक है। माइक्रोफेज क्या हो जाएंगे, माइक्रोफेज वहाँ पहुँच जाएंगे, माइक्रोफेज इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, ये वहाँ पहुँचेंगे इस स्ट्रेस वाले सेल के पास, और क्या करेंगे, पहुँच कर क्या करेंगे, केमिकल्स निकालेंगे जिन्हें हम कहते हैं साइटोकाइंस, साइटोकाइंस, ये केमिकल्स निकालेंगे। अब ये जिसम में क्या होगा, एक बेसिकली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन शुरू कर देगा, स्टार्ट कर देगा, जो इंसुलिन के रास्ते में क्या बन जाएगी, रुकावट बन जाएगी, ठीक है। साइटोकाइंस ने क्या क्या हमारे पास के एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन शुरू कर दी। देखिए, इन्फ्लेमेशन की दो टाइप होती है, एक होती है नॉर्मल इन्फ्लेमेशन, एक होती है एक्यूट। हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, नॉर्मल इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्या कहते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये तब होती है आपको हल्की चोट लगे, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो थोड़ी देर के लिए होती है, खत्म हो जाती है। लेकिन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होती है बहुत खतरनाक होती है। इसमें क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम, ठीक है, इस केस में बात करें तो हमारे पास माइक्रोफेज, ठीक है, माइक्रोफेज एक्सिस हो गया था, यानी कि हाइपर एक्टिव हो गया था, ठीक है। क्यों हो गया था, क्योंकि एक्सिस फैट थी, चर्बी आती है सेल में, तो वो एक्सिस फैट को देखकर क्या हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया, ठीक है। तो उसने बहुत सारे केमिकल निकालना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है बेसिकली, देखें हमारे पास जो माइक्रोफेज था, माइक्रोफेज आया, एग्जाम में सवाल आ सकता है कि आखिर माइक्रोफेज जो है वो सेल के अंदर क्यों तबाही मचा रहे हैं। देखें, इसका रीज़न कि हमारे पास जब फैट सेल हद से ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी हो गई, अंदर हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही, ठीक है, तो सेल डेड होना स्टार्ट हो शुरू हो जाता है, ठीक है। और क्या करता है, अलार्म सिग्नल रिलीज़ करता है, ठीक है। अब माइक्रोफेज जो होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की बॉडी का, उसमें जो माइक्रोफेज है वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि कोई दुश्मन बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में आ गया है, ठीक है। वो उस दुश्मन को मारने के लिए क्या करते हैं, अपने अंदर जो केमिकल वगैरह लेके निकलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो हमारे पास होता क्या है कि लेकिन वजह क्या है इसमें, तो वजह तो ये है कि हमारे बॉडी में एक्सेस फैट हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली तो साइटोकाइन जो होते हैं उल्टा अपने ही सेल्स को क्या करना शुरू करते हैं, अपने ही सेल्स के जो इंसुलिन हम बोल सकते हैं रिसेप्टर होते हैं अंदर का, IRS1, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं एट दैट, ठीक है। जो माइक्रोफेज आए, ठीक है, उसने हमला किया, तो बेसिकली IRS1 जो अंदर होता है, जो प्रोटीन होती है, ठीक है, जो इंसुलिन होता है हमारे पास सिग्नल देता है यहाँ पर, फिर IRS1 प्रोटीन इस सिग्नल को कैरी करती है, मजीद फिर आगे होता है, ठीक है। तो उसको ही क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इस तरीके से डेवलप होती है कि भले ही जितनी भी इंसुलिन आ जाए सेल के बाहर, लेकिन अंदर जो सिग्नल को कैरी करने वाला प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर ही चेंज है, ठीक है। अब ये प्रोसेस भी लंबा चौड़ा है हमारे पास के माइक्रोफेज आते हैं, लेकिन एट द एंड यही हो रहा होता है कि जो IRS1 प्रोटीन होती है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। अब जब सेल के अंदर हमारे पास शुगर तो नहीं जा रही, क्योंकि हमारे पास जो IRS1 प्रोटीन है, IRS1 प्रोटीन, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर चेंज है, तो इंसुलिन बेसिकली गेट नहीं खोल पा रहा, ठीक है। तो शुगर खून में ही है, ठीक है। जब शुगर अंदर जा ही नहीं पा रही तो खून में शुगर क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, और पैनक्रियास ये देखकर क्या होगा, मजीद इंसुलिन को पंप करेगा। वो समझेगा कि खून में इंसुलिन कम है, तो वो इंसुलिन को मजीद पंप करेगा और खून में इंसुलिन की मिकदार बढ़ाने की कोशिश करेगा। एक वक्त आएगा हमारे पास पैनक्रियास जो होगा, पैनक्रियास के अपने बीटा सेल जो हो जाएंगे वो थक जाएंगे, ओवर वर्क करके थक जाएंगे, ठीक है। इंसुलिन तो बना रहे होंगे लेकिन कम बना रहे होंगे, ठीक है, और ऊपर से रेजिस्टेंस भी है बॉडी में, ठीक है, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ हम इसी को कहेंगे कि हमारे पास एक वक्त आया थक गए काम कर करके, ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे हम जानते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। ये लेयर होती है, फुल हो जाती है, हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है, फैट को स्टोर करने की, ठीक है। तो हमारे पास अगर किसी इंसान की फॉर एग्जाम्पल इतनी कैपेसिटी थी, उसमें एक्सिस फैट आने शुरू हो गई, हमने एक्सिस फैट इनटेक करना शुरू कर दी, तो फैट को क्या करना शुरू कर देगा, लीक करना शुरू करता है, लीक, ठीक है, लीक होना शुरू हो गई। अब ये जो फैट फ्री एसिड, ये जो फैट है ये फ्री फैटी एसिड की सूरत में क्या हो रही है, लीक हो रही है, ठीक है। ये खून में शामिल हो रही है, खून में शामिल हो गई। अब ये खून में शामिल होकर ये फैट उन जगहों पर जाएगी, उन जगह पर जमा होना शुरू हो जाएगी जहाँ पर इसे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे कि लीवर के इर्द गिर्द, हम बात करें मसल्स के इर्द गिर्द, बात करें पैनक्रियास के इर्द गिर्द, या पेट वाला एरिया, वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं विसरल फैट, क्या कहते हैं, विसरल फैट या एक्टोपिक फैट, क्या कहते हैं, एक्टोपिक फैट। अब ये वो हरकत करेगी जिसने बात की थी कि माइक्रोफेज आएंगे और सब कुछ, ठीक है। तो बेसिकली हल्की सी भी यहाँ पर फैट आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो फैट होनी नहीं चाहिए,
जब यहाँ पर फैट आएगी हल्की सी भी तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी ना सेल की कंडीशन, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ होगा एट द एंड ये होगा हमारे पास कि जो IRS1 प्रोटीन होंगे उनका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाएगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चाहे जेनेटिक फैक्टर हो, चाहे एजिंग हो, चाहे ओबेसिटी हो, इन तीनों में क्या हो रहा है, इन तीनों में एट द एंड यही बन रहा है कि हमारे पास ये जो IRS1 प्रोटीन जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। IRS1 प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास सिग्नल आगे कैरी नहीं हो पा रहा और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। अब आगे चलते लिखा है पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखें हमारी बॉडी में इंसुलिन का असल काम कहाँ होता है, मसल और फैट सेल में होता है, ठीक है। जब ये दो बड़े हिस्से ही इंसुलिन की बात नहीं मानेंगे तो इसको हम कहते हैं पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि मसल जो हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है, जितनी भी खून में शुगर है उसका 80% हिस्सा मसल यूज़ कर रहे होते हैं, इनको हर वक्त हरकत के लिए चाहिए होता है फ्यूल, ठीक है। तो ग्लूकोज 80% यही यूज़ कर रहे थे। अगर यही बात नहीं मानेंगे इंसुलिन की, यानी कि रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मसल सेल है, इसके ऊपर इंसुलिन आ रहा है लेकिन ये बेसिकली रिसेप्टर पर अटैच होकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, ग्लूकोज खून में ही रह रही है, तो 80% जो यूज़ कर रहा था अब वो कहाँ रह रही है, खून में। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो बेसिकली मसल जो सेल्स हैं ये बहुत ही मेन रोल है इनका, ठीक है। सेकंड चीज़ हमारे पास फैट सेल, ठीक है। अब फैट सेल जो होते हैं यानी कि एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, इनका काम सिर्फ ये नहीं होता चर्बी को जमा करके रखें, बल्कि इनका एक और अहम काम होता है। जब इन पर इंसुलिन लगती है, फैट सेल इन पर इंसुलिन लगी, ठीक है, तो वो क्या देती है, इनको ऑर्डर देती है कि जो खून में एक्स्ट्रा फैट घूम रही है उसको क्या करो, अपने अंदर स्टोर कर लो, ठीक है। अब हमारे पास हो गया क्या, होगा क्या है कि जो फैट सेल है रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, इंसुलिन लग रही है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन अंदर हमारे पास इसका सिग्नल कैरी नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास खून में एक्स्ट्रा फैट घूमती रहेगी, ठीक है। अब ये खून में एक्स्ट्रा फैट क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा फैट ये बेसिकली क्या हो जाएगी, ये दूसरे ऑर्गन जैसे कि लीवर, हार्ट वगैरह में जाकर क्या करेगी, उन्हें अफेक्ट करेगी। बॉडी का बाकी जो एरिया है जैसे कि दिमाग हो गया, दिल हो गया, ये इंसुलिन के इतने हम बोल सकते हैं इतने मोहताज नहीं होते हैं, ठीक है, जितने कि मसल और फैट सेल हैं, ठीक है। मसल और फैट सेल का तो काम ही डिपेंड कर रहा है इंसुलिन पे, इंसुलिन लगेगा, गेट खुलेगा, ग्लूकोज जाएगी अंदर, ठीक है। लेकिन ब्रेन जो होता है वो ब्रेन को शुगर लेने के लिए इंसुलिन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, वो डायरेक्ट शुगर खींच सकता है, ठीक है। अब इंसुलिन का मेन कंट्रोल क्या होता है, इन्हीं जगह पर होता है, मसल और फैट सेल पर, ठीक है, जो एनर्जी को स्टोर करते हैं या फिर हैवी वर्क करते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास ये जो तीन लिखी हुई हैं चीज़ें, जेनेटिक फैक्टर, एजिंग, ओबेसिटी, ये तीन जो हैं ये टाइप 2 डायबिटीज़ के कॉसेस हैं, वजूहात हैं। लेकिन जो पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये क्या है हमारे पास, ये इन तीनों की वजह से हो रहा है, इन तीनों की वजह से क्या हो रहा है, पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। आगे जो ये बात लिखी हुई है रादर देन बाय ऑटो इम्यून प्रोसेस और वायरसेस, ये टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए लिखी हुई है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के ही बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा था, और अगर किसी वायरस की शक्ल मिलती जुलती थी हमारे बीटा सेल से तो बीटा सेल को भी क्या समझता था, वायरस समझता था, उस पर अटैक कर रहा था, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह ये नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है। आगे लिखा हुआ था मेटाबॉलिक alteration observed are milder than those described for type 1. For example, type 2 diabetes typically are not ketotic, but the long term clinical consequences can be just as devastating. For example, vascular complication and subsequent infection can lead to amputation of the lower limbs. अब ये जो पॉइंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिक अल्टरेशन ऑब्जर्व आर माइल्डर देन दोज डिस्क्राइब फॉर टाइप 1 डायबिटीज़। क्या मतलब हो, देखें इंसुलिन जो होता है इसके जिस्म में दो बड़े काम करता है। एक तो हम बोलते हैं शुगर कंट्रोल करता है कि सेल्स के अंदर शुगर को भेज रहा है, ठीक है। सेकंड काम क्या करता है कि फैट के ब्रेकडाउन से रोकता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो फैट स्टोरेज को ब्रेकडाउन नहीं होने देता, क्योंकि हम जानते हैं अगर फैट ब्रेकडाउन होगा तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। जो कि कीटोन क्या है, एक एसिडिक है, खून में एसिडिक कंडीशन पैदा कर सकता है। तो बेसिकली फैट को पिघलने से रोकता है, फैट को ब्रेकडाउन से रोकता है। अगर हल्की फुल्की बॉडी में इंसुलिन होगी तो वो भी क्या करेगी, फैट को सिग्नल दे रही होगी, फैट सेल्स को, कि तुम्हें फैट को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है क्या है कि हम जानते हैं हल्की फुल्की फैट होती है, ठीक है। तो बेसिकली फैट का ब्रेकडाउन नहीं होता, तो बेसिकली कीटोन भी नहीं बनते, ठीक है। तो वही बात हमारे पास लिखी हुई है कि टाइप 2 में मसला क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी जो सेल्स हैं वो शुगर लेने के लिए क्या होते हैं, रेजिस्टेंस हो चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन यानी कि ये तो काम बिल्कुल ख़त्म हो गया कि शुगर को नहीं भेज पा रही सेल के, लेकिन ये काम अभी भी कर रही है कि फ़ैट को तोड़ने से रोक रही है, क्योंकि हल्की फुल्की इंसुलिन भी काफ़ी होती है कि फ़ैट को सिग्नल दे सके कि अभी तुम्हें तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है खुद को, ठीक है। इसी वजह से ये बात लिखी हुई है कि मेटाबॉलिक अल्टरेशन ऑब्जर्वर माइल्डर, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपने कि टाइप 2
कि जो मरीज़ होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के और टाइप 1 जो मरीज़ होते हैं उनमें दोनों में बहुत फ़र्क होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ की बात करें तो अगर उनकी शुगर फॉर एग्जाम्पल 600 पर चली गई, 600 पर चली गई तो भी वो क्या होंगे, तो भी वो बेहोश नहीं होंगे, क्योंकि उनका खून एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो बॉडी में हल्की फुल्की इंसुलिन थी वो फैट को सिग्नल दे रही थी कि फैट को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों में क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल 600 पर शुगर चली जाएगी तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ों में थोड़ी शुगर ऊपर 250 हो गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो भी उनके लिए मसला है, ठीक है। देखिए मसला शुगर नहीं है, मसला हमारे पास क्या है, कीटोन है, ठीक है। जब कीटोन हद से ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, मसला शुगर भी है, लेकिन फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं कि मसला कीटोन है यहाँ पर, ठीक है। जब कीटोन बन रहा है ज़्यादा तो हमारी बॉडी में हमारे खून की कंडीशन कैसी हो रही है, खून एसिडिक हो जाएगा, कीटोन क्या हो जाएंगे, खून में ज़्यादा हो जाएंगे टाइप 1 डायबिटीज़ में, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, कीटो एसिडोसिस, ठीक है। इससे बंदा बेहोश भी सकता है और कॉम में भी जा सकता है, ठीक है, कि खून क्या हो गया, खून की पीएच बदल गई, खून एसिडिक हो। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में डिहाइड्रेशन इशू होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में अगर शुगर हाई हो गई फॉर एग्जाम्पल, बहुत हाई हो गई, ठीक है, तो होगा क्या, बॉडी उस शुगर को बॉडी से बॉडी क्या करेगी, उस शुगर को बॉडी से बाहर निकालेगी, ठीक है, यूरिन के जरिए, ठीक है। तो बेसिकली यूरिन क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि हम जानते हैं शुगर क्या करती है, शुगर बॉन्ड बना लेती है वाटर का, तो बेसिकली शुगर निकलेगी, पानी को भी साथ निकालेगी। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, डिहाइड्रेशन इशू होता है, बॉडी में पानी की सख्त कमी हो जाती है। लेकिन जो टाइप 2 के मरीज़ होते हैं वो बहुत लंबे अरसे तक क्या करते हैं, टैबलेट्स पर सिर्फ गोलियां खा के ज़िंदा रह सकते हैं। टाइप 2 के मरीज़ों की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि उनकी असल वजह क्या होता है कि उनकी बॉडी में उनके सेल्स में शुगर नहीं जा रही थी, बल्कि उनके जो फैट वाला सिस्टम बिल्कुल सही होता है कि तो हल्की बुल्की इंसुलिन क्या कर रही थी, फैट को तोड़ने से रोक रही होती, लेकिन जो शुगर है शुगर सेल्स के अंदर नहीं जा रही थी, तो मसला वहाँ होता है। तो टाइप 2 के डायबिटीज़ के मरीज़ जो होते हैं बहुत लंबे समय तक अगर वो सिर्फ गोलियां खाते रहेंगे तो जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मेटफॉर्मिन की, मेटफॉर्मिन एक टैबलेट है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को दी जाती है, मेटफॉर्मिन, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम ये होता है कि इंसुलिन की हल्की फुल्की जो मिकदार है खून में उसकी पावर को बढ़ा देगी, ठीक है, और लीवर जो बना रहा है फालतू शुगर उसको बनने से रोक देगी, लीवर की फालतू शुगर बनने से रोक देगी, और जो हल्की फुल्की इंसुलिन उसकी पावर को बढ़ा देगी, ठीक है। तो हमारे पास जब तक पेनक्रियाज का एक भी हमारे पास सेल इंसुलिन बना रहा होता है तो बेसिकली वो जिस्म के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, ठीक है। वो जिस्म को उस आखिरी हद तक नहीं गिरने देता कि जो जिस्म क्या होता है अपनी ही चर्बी को तोड़ने लग जाता है, ठीक है। तो हल्का फुल्का इंसुलिन भी है वो हमारी फैट को तोड़ने से रोक रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ अ सेफ्टी